10th क्लास की जो अध्याय 7 है उसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। हालांकि निर्देशांक ज्यामिति हम लोग केवल आज परिचित इस 10th क्लास में नहीं हुए हैं, बल्कि इसे हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपको 9th क्लास में भी निर्देशांक ज्यामिति मिले होंगे, 8th क्लास में भी मिले होंगे, 7th क्लास में भी मिले होंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है वो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पिछले क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें से क्या करनी है कि हम लोग आज जानते हैं कि सबसे पहले जो 9th क्लास में पढ़े हैं थोड़ा सा उन पीछे वाले क्लासों को रिवाइंड करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि हम लोगों को कितना अभी तक पीछे वाले क्लासों को याद कर पाए हैं। तो उससे पहले आप 10th क्लास की थ्योरी जानने से पहले सीधे सीधे चलते हैं हम लोग पिछले क्लासों पर, और पीछे वाले जो क्लास हो गए होंगे उनको हम लोग पहले देखते हैं। उसके हिसाब से ही हम लोग 10th क्लास को बना पाएंगे। देखिए, जो हमारे मैथमेटिक्स या फिर साइंस होती है ये एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, सीरियल नंबर से ज्ञान होती है। अगर पिछले क्लासों में उससे थोड़ी सी भी परिचित है तो उसका उपयोग अगले क्लास के लिए हो सकता है, और बिल्कुल निश्चित रूप से होनी चाहिए और होगी भी। तो देखते हैं हम लोग कि क्या क्या पढ़े हैं, थोड़ा सा याद करते हैं। आप लोग को बताया गया है या आप लोग जानते भी होंगे जो पीछे के क्लास में पढ़कर आए हैं कि एक समतल जगह का अर्थ होता है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक है, ये समतल द्विविमीय है ना, कोई तल हम कहते हैं, कोई समतल कहें या फिर कोई तल कहें, दोनों एक ही बातें हैं। तल या फिर समतल दोनों एक ही बातें हैं। और समतल का अर्थ होता है कि एक द्विविमीय आकृति, द्विविमीय मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई बस दो ही हो, उसमें ऊंचाई की कोई भूमिका ना हो। तो एक समतल जगह है। इससे समतल जगह में हम क्या करते हैं कि एक रेखा खींचते हैं। अच्छा, रेखाएं दो तरह से खींची जाती है। एक ऐसे खींची जाती है जिसे हम लोग पड़ी हुई रेखा कहते हैं। इस पड़ी हुई रेखा को हमारा जो मैथमेटिक्स है इसे क्षैतिज रेखा कहता है, ये क्षैतिज रेखा है। और दूसरी एक रेखा खींचते हैं सीधा सीधी ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे, तो हम लोग इस रेखा को खड़ी रेखा कहते हैं। और इस खड़ी रेखा को मैथमेटिक्स में ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कही जाती है। तो इस प्रकार आप लोग जाने कि किसी समतल में आप इन दो तरह की रेखाओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। एक क्षैतिज रेखा जो पड़ी हुई होगी और जो सीधा खड़ी होती है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और आपको बता दिए कि हम क्या करते हैं कि इस क्षैतिज रेखा को, है ना, एक तल में, तल तो अभी आपको समझाएं, तो तल का, अच्छा, आपका जो बोर्ड है ये बिल्कुल एक तल का उदाहरण है। देख लीजिए ना, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। हालांकि थोड़ी बहुत मोटाई है, लेकिन इस मोटाई का उपयोग थोड़ी कर रहे हैं हम लोग लिखने में। तो जो अभी तक हम जितने यूज कर रहे हैं स्पेस जगह को, वो एक समतल जगह है। तो हम समतल में एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, और निर्देशांक ज्यामिति में इस क्षैतिज रेखा को एक्स और एक्स डैश अक्ष कही जाती है। इसके बाद में इस क्षैतिज रेखा को सीधे लंबवत काटने वाली एक ऊर्ध्वाधर रेखा की कल्पना करते हैं। देखिए ये है ना, ये सीधे 90 डिग्री पर होता है, और लंब माने इस एक्स एक्स डैश पर लंब होती है। तो इस रेखा का नाम हम वाई वाई डैश रखते हैं। तो चूंकि ये रेखा एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, तो इसी के आधार पर इसका नाम भी दिया जाता है। इसे हम लोग एक्स एक्स डैश अक्ष कहते हैं और इसे वाई वाई डैश अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार आपको दो चीजें मिली, एक एक्स एक्स डैश अक्ष और दूसरा वाई वाई डैश अक्ष। इसके बाद में हम लोग इस एक्स एक्स डैश अक्ष को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग भुज भी कहते हैं। और वाई वाई डैश अक्ष को एक और नाम से जानते हैं जिसे कोटि कहते हैं, है ना। तो क्या होती है कि किसी किसी वस्तुओं की दो दो नाम होती है, और हम लोगों के भी दो नाम हो सकते हैं, आप लोगों को भी होगी। एक निक नेम होगा और एक स्कूल में कुछ अलग से नाम लिखाए जाते हैं, तो दो दो नाम होते हैं। इस तरह से इसमें भी दो दो नाम दिए गए हैं, एक्स एक्स डैश अक्ष को भुज और वाई वाई डैश अक्ष को कोटि भी कही जाती है। एक और खास बात
कि हम लोग इन दोनों अक्षों को जिस तल में खींचते हैं उस तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। अपने निर्देशांक ज्यामिति के रूप में जब इस तल को पढ़ते हैं तो इसे कार्तीय तल कहते हैं। इसके बाद में इस कार्तीय तल में जो भी हम लोग ये खींचे हैं एक्स एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश वो एक बिंदु पर काटती है। इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कह लेते हैं, इसे मूल बिंदु कही जाती है। और इस मूल बिंदु को ओ से सूचित की जाती है, क्योंकि मूल बिंदु को इंग्लिश में ऑरिजिन कहा जाता है। तो ऑरिजिन को आप ओ से सूचित कर सकते हैं, या हम लोग एक्स एक्स डैश अक्ष को एक संख्या रेखा मानते हैं। तो संख्या रेखा मानने पर इसको हम लोग संख्या रेखा के रूप में शून्य भी मान लेते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु को ऐसे लिखने से दो फायदे हैं कि आप ओ भी इसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं। अपनी साइंस में जब पढ़ेंगे तो इसका उपयोग होगा। कभी कभी ओ के रूप में भी उपयोग की जाती है तो ओ भी कही जाती है। और जब संख्या रेखा के रूप में हम लोग इसको देखने लगते हैं तो इसे हम लोग शून्य मानते हैं। अब इसके बाद में आप देखेंगे अगर हम इसे संख्या रेखा के रूप में अगर मान रहे हैं तो ये अगर शून्य होगा तो आप तो पढ़े हैं कि शून्य के दाईं ओर शब्द प्लस में होती है। ये +1 होगी, ये +2 होगा, इसी तरह से ये +3 होगा। और आप जानते हैं कि संख्या रेखा पर आप इस साइड जाते हैं तो माइनस में होती है, -1 होगी, -2 -3 -4। हाँ, एक और खास बात, ऐसा नहीं है कि इधर 3 लिखे हैं तो इधर भी 3 तक ही लिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 3 तक अंत नहीं है, ये रेखा है ना भाई, एरो का चिन्ह है, तीर का चिन्ह है। और आप ज्यामिति में भली भांति जानते हैं कि इस तीर का चिन्ह का अर्थ होता है कि इधर बहुत अंत तक है ना, अनंत तक ये जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो और इधर ये ऐसा नहीं है कि -4 तक अंत है इसका, इधर भी बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए कोई घबराने नहीं कि 3 है और इधर -4 तक है। ठीक, एक और बात सुनते हैं हम लोग क्या करते हैं, आप सोच भी रहे हो सर इधर x है, इधर x डैश क्यों दिए हैं। तो सबसे पहले कि आप किसी रेखा की जब नामकरण करते हैं तो दो, या फिर किसी चीज का नामकरण करेंगे तो दो भिन्न बिंदुओं के लिए दो भिन्न नाम रखने पड़ते हैं। तो हम क्या किया गया है ना कि निर्देशांक ज्यामिति जब बनाया जाने लगा तो जो भी मतलब इसको जब जो गणितज्ञ हैं जब इसको बनाए होंगे, कल्पना किए होंगे, तो उसी समय ये इस बिंदु को x मान लिए और इसको x डैश मान लिए और हम लोग भी उसको मानते रहे। ये काल्पनिक चीजें हैं जो हमारे गणितज्ञों द्वारा मानी गई है। यहाँ पर देखते हैं तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग ऊपर में जब मूल बिंदु से जाते हैं तो प्लस में लेते हैं, और जब मूल बिंदु से हम लोग नीचे जाएंगे तो फिर माइनस में लेते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे करके लेते हैं। अब सुनिए, इसमें भी हम लोग इसका नाम y डैश रखे हैं। अक्सर क्या किए जाते हैं ना कि जिधर प्लस होता है उधर x दी जाती है और इधर माइनस होता है उधर डैश लगा दी जाती है। इसी प्रकार y में भी जिधर प्लस से उधर y और जिधर माइनस से इधर y डैश लगा दी जाती है। वैसा नहीं कि आप y डैश को उठाकर यहाँ लिख दें और y को उठाकर यहाँ लिख दें। चलिए, हालांकि ये कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हमारे गणितज्ञ जैसे मानते आ रहे हैं हम लोग भी इसी आधार पर बनाते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि इस आप कार्तीय तल को देख रहे हैं, इस x डैश अक्ष और y डैश अक्ष के कारण 4 भागों में बढ़ चुका है। एक यह भाग, एक यह भाग, एक यह और एक यह। तो हम लोग प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। जो प्रत्येक भाग है उस प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कही जाती है। चतुर्थांश का अर्थ क्या होता है, आप पढ़े होंगे संधि विच्छेद हिंदी या फिर संस्कृत में, तो मैंने चतुर्थ प्लस अंश निकलेगा इसमें। ठीक है, चतुर्थ प्लस अंश, अंश मतलब क्या, हिस्सा है ना, और चतुर्थांश मतलब क्या, पूरा अर्थ निकालेंगे तो चौथा हिस्सा। देखिए ना, कुल मिला के एक कार्तीय तल था, उसका ये चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी उसका चौथा हिस्सा। नहीं, 4 बराबर भागों में बांट कर प्रत्येक एक हिस्सा बांट दिया गया, तो प्रत्येक हिस्सा में चतुर्थांश कहलाएगा। तो चतुर्थांश को एक और नाम से जानते हैं हम लोग हिंदी में, इसे पाद भी कहते हैं, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है।
तो इसमें क्या की जाती है कि इस वाले को हम लोग इस चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश मान लिया जाता है। ये सब गणितज्ञों द्वारा माना गया है भाई पहले ही से, और हम लोग उसी आधार पर बनाते आ रहे हैं। तो इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, या प्रथम पाद भी इसे कही जाती है। इसके बाद में इसको द्वितीय चतुर्थांश कही जाती है, द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, और इसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, तृतीय चतुर्थांश कही जाती है, और इस वाले को चतुर्थ चतुर्थांश कही जाती है। चतुर्थ में या चौथा है ना, चतुर्थ चतुर्थांश कही जाती है। तो इस प्रकार आप लोग देखेंगे कि इस चतुर्थांश को हम लोग अलग अलग नाम दे दिए। अब प्रत्येक चतुर्थांश की अपनी अपनी चिन्ह भी होती है, और चिन्ह को याद रखेंगे। चिन्ह को याद क्या करनी है, आप इस पर समझते हैं चिन्ह कैसे देते हैं। जैसे प्रथम चतुर्थांश की चिन्ह क्या है, अगर आपको प्रथम चतुर्थांश की चिन्ह निकालनी है तो इसके लिए क्या करना होगा ना, कि आप प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह निकालने के लिए आपको दिखाते हैं। आप तो पहले देख लीजिए कि किन किन अक्षरों से घिरा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश यहाँ से और यहाँ से घिरा हुआ है, बढ़िया। तो हाँ, बस प्रथम चतुर्थांश इस रेखा और इस लाइन, यही दो लाइन का तो काम है, घिरा हुआ है जिससे, इतना ही में ये सब है। तो क्या की जाती है ना, कि जब चिन्ह निकालते हैं तो इसमें सबसे पहले एक्स का चिन्ह देखते हैं कि जो एक्स लाइन से घिरा हुआ है वो प्लस में है कि माइनस में है। तो देख रहे हैं कि एक्स प्लस में है, तो फिर आप प्लस दीजिए, बढ़िया। और फिर तब वाई को देखते हैं, तो वाई पर भी अंक जो लिखे गए हैं वो प्लस में लिखे गए हैं, तो प्लस दे देंगे, पोस्ट बंद करेंगे। तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह हो गया प्लस प्लस। याद रखेंगे चतुर्थांश की चिन्ह देखते समय आप सबसे पहले x को देखेंगे और तब y को देखेंगे। हालांकि पूरे निर्देशांक में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले x को और बाद में y को। x की वैल्यू पहले दी जाती है ना, y की वैल्यू बाद में दी जाती है। अब इसी तरह से हम लोग द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह निकालने चलेंगे। तो पता लगाइए कि द्वितीय चतुर्थांश किन लाइनों से घिरा हुआ है। आप आराम से देखेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश इनसे घिरा हुआ है ना, एक ये लाइन और एक ये लाइन। इसमें क्या है कि आपको जो x है, x पर माइनस दिए गए हैं, तो फिर माइनस लिखिए। तब y को देखेंगे, y पर सब प्लस में अंक है। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं ना, एक सब नीचे लिखे हैं और ऊपर के लिए बात करिए। जो अंक है दोनों के लिए हो सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा थर्ड चतुर्थांश है, जो तृतीय चतुर्थांश है, इसको पता लगे कि कहाँ कहाँ से घिरा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले x को जाइए तब y को जाइए। तो x का चिन्ह हो गया माइनस और y का चिन्ह हो गया माइनस। तो इस प्रकार इसका चिन्ह माइनस माइनस होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश के लिए जाएंगे हम लोग, तो इसका चिन्ह पहले x का देखिए प्लस और फिर y का देखिए माइनस। तो इस प्रकार से आप चतुर्थांश के चिन्हों को लिख सकते हैं कि पहला प्रथम चतुर्थांश का कैसे प्लस प्लस आया, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस आया, फिर माइनस माइनस आई, फिर प्लस माइनस आई। तो यहाँ से आप चिन्हों का पता लगा लिए। अच्छा हाँ, इस आधार पर आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसमें एराइज किए जाते हैं। और आप लोग शायद 9th में पढ़े भी होंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें से दिए जाते हैं। जैसे आपको प्रश्न एक आध एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि 2 3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो सिंपल बात, आप क्या कीजिए ना कि इसमें सबसे पहले आप चिन्ह निकाल लीजिए कि इन अंकों का चिन्ह क्या है, और उसी आधार पर हम लोग तय कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 2 दिए गए हैं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इसके बाएं साइड में, तो हम तो प्लस जानते हैं। और इस 3 के भी यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस जानते हैं आप। तो आप ही बताइए ना, प्लस प्लस किस चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है प्रथम चतुर्थांश में। तो आराम से आप लोग लिख देंगे कि प्रथम चतुर्थांश में है, यही आपका आंसर हुआ। अच्छी बात है। एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाते हैं। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि -2 और 5 किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग करता है, किस चतुर्थांश में पड़ता है। तो इसके लिए भी सिंपल बात है, आप
आपको अंक से कोई मतलब नहीं है कि -2 दिया है कि 5 दिया है, मैंने 2 दिया है कि 5 दिया है कि भिन्न के रूप में दिया है या पूर्णांक के रूप में। आप सीधे सीधे क्या कीजिए कि इसके चिन्हों को पता लगाइए, क्योंकि हमें पता है कि चतुर्थांश जो है वो चिन्हों से ही पहचान किए जाते हैं, अंकों से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ना, इसमें आप 2 का चिन्ह देखेंगे तो माइनस हो गया, और इस 5 का तो चिन्ह कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं होता है तो प्लस तो आप लोग जानते ही होंगे। तो माइनस प्लस अब चेक कीजिए, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश का चिन्ह है? देखिए यहाँ पर माइनस प्लस, ये तो द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा ना, तो इसे आप लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश में। तो बहुत इजी है आपको यहाँ से निकालना, और एडजेक्टिव में पर ईयर आपको इस तरह का एक प्रश्न दिए जाते हैं। देखिए माइनस प्लस उस तरह से हम निकाल रहे हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आपको इस तरह से पूछे जाते हैं, लिखेगा कि 5 जीरो किस 5 जीरो की स्थिति क्या है? ऐसे भी लिख सकता है कि बिंदु 5 जीरो की स्थिति बताएं, प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, या किस में है? यहाँ पर अब पता लगेगा कि 5 जीरो है कहाँ। तो आप देखेंगे कि पहले आप इसमें जाइए। अच्छा रुकिए 1 मिनट, हम इसे 2 जीरो लेते हैं, थोड़ा छोटा ले लिए इसको इसलिए कर रहे हैं। तो आप पता लगाएंगे कि देखिए पहले x की चिन्ह होती है तब y की चिन्ह, यहाँ पर x के तो ठीक है, और ये y 0 हो गया, तो इसका अर्थ है ना कि इसमें केवल x का चिन्ह है। इसका अर्थ है कि ये x अक्ष पर, तो यहाँ पर ये बिंदु है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका हल कि यह x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। अब यहाँ सुन लीजिए, इसमें आप अगर दोनों में से कोई एक शून्य दे दिया होगा तो जो शून्य वाला है उसको छोड़ देंगे। ये शून्य हम लोग पता है ना कि पहले x से चिन्ह लेते हैं फिर y से चिन्ह लेते हैं। अगर y दिया है शून्य तो आप कह दीजिए कि x अक्ष पर है, अगर x दिया रहेगा शून्य तो कह दीजिएगा क्या, y अक्ष पर स्थित है। अब हमें लगता है आप इसे कन्फर्म हो गए होंगे, अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक और पद है जिसे हम लोग निर्देशांक कहते हैं। अब हम लोग निर्देशांक के बारे में पहले जानते हैं कि निर्देशांक किसी बिंदु की निर्देशांक क्या होती है या फिर किसे कहते हैं। तो देखिए निर्देशांक का अर्थ क्या होता है। हम एक बिंदु की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है ए, बढ़िया जी। अगर बिंदु ए है तो कहा जाएगा कि इस ए की आप स्थिति पहले पता लगाइए, ए कहाँ है। तो आप सबसे पहले देखिए ए को आप पकड़ के आइए एक्स पर, तो 1 पर आ रहे हैं, 1 लिख लीजिए, और फिर ए को पकड़ के जाइए इस बिंदु को, y पर जाइए तो यहाँ आ रहे हैं 2 पर, नहीं तो कहा जाएगा कि ए का निर्देशांक 1 2 है जी। बिंदु ए का निर्देशांक 1 2 है। यहाँ पर इसके बाद में अगर इस तरह से मान लेते हैं एक और आपके यहाँ पर हो जाए, एक यहाँ पर बिंदु दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर, और इसमें पूछा जाए बिंदु बी है कि आप बी का निर्देशांक बताइए, तो आप सीधे सीधे सबसे पहले एक्स पर पकड़ के जाएंगे, यहाँ पर आगे कहाँ +2 पर, या 2 केवल लिख दीजिए प्लस तो होगा, और फिर इस बी को यहाँ पकड़ के लाइए, कहाँ आ रहे हैं -3 पर। तो पूछा जाए कि बी का निर्देशांक क्या है, तो 2 - 3। अब सुनिए ना, निर्देशांक की परिभाषा आप क्या लिखेंगे। निर्देशांक क्या करता है कि किसी कार्तीय तल में अगर कोई बिंदु स्थित है, चाहे ए हो या बी हो, इन बिंदुओं की स्थिति बतलाती है कि एक्स अक्ष पर कितना है और वाई अक्ष पर कितनी है। और जो स्थिति आप इस जोड़ा के रूप में लिखेंगे, पेयर के रूप में लिखेंगे, वो भी वास्तविक संख्याओं के, तो वही आपकी निर्देशांक कहलाती है। तो निर्देशांक की आप लोग परिभाषा भी पढ़े होंगे कि किसी कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति जो x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के जोड़े के रूप में दिखाए जाते हैं। जी याद रखेंगे, ये जब भी आएगा जोड़ा के रूप में आएगा, एक x की मान देगा फिर एक अगला y की मान देगा, तो यही निर्देशांक कहलाता है। आप लोग को 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, परिभाषाएं सब लिखी गई होंगी, ये सारे पिछले क्लास की चीजें हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि निर्देशांक की तो आप लोग परिभाषा जान गए, और निर्देशांक में एक बात बिल्कुल आप याद करके रखेंगे कि जो निर्देशांक होती है वह निर्देशांक में
पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू दी जाती है, माने पहले एक्स अक्ष है और तब वाई अक्ष, तो हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं कि एक्स वाई के पदों में लिखी जाती है। अच्छी बात है ना जी, एक्स वाई के पदों में लिखी जाती है, ये तो बिल्कुल याद रखेंगे, पहले एक्स तब वाई। यहाँ पर हम लिखे हैं ना, पहले ए को पकड़ के कहाँ है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, पहले ए को एक्स पर पकड़ के आइए तो एक आ गया तो लिख दिए, फिर वाई पर तब जाइए, दो आया तो फिर दो लिखे। इसमें भी वही बातें हैं, सबसे पहले एक्स पर पकड़ के गए दो आया, फिर वाई पर पकड़ के गए -3 आया तो 2 -3 लिख दिए। तो निर्देशांक जब भी लिखी जाती है तब एक्स और वाई के पदों में लिखी जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे, अच्छा आपसे पूछा जाए एक और प्रश्न कि 2 -3, ठीक है, में आप क्या कीजिए कि कोटि बताइए, कोटि बताएं। तो आप पहले बताइए, इसमें चूज कीजिए कि पहले कि कौन x की वैल्यू है और कौन y की वैल्यू है, और हम अभी आपको निर्देशांक में बताएं कि यह x की वैल्यू देता है और ये y की वैल्यू देता है, और हमें पता है कि y को ही हम लोग कोटि कहते हैं, नहीं क्या? हाँ, अच्छा इतने क्वेश्चन से आपको इसको देखने से कोई तात्पर्य नहीं, आप सीधे सीधे पता लगाइए कि कौन सी x की वैल्यू और कौन सी y की वैल्यू है। अगर आप इसको ढूंढ निकालते हैं तो आपको पता है कि जो y है उसी को हम लोग कोटि कहते हैं। इसमें y -3 है ना, तो आराम से लिखेंगे क्या, इसमें लिखिए कि -3 कोटि है, और भुज पूछा जाए तो 2 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक नोट सेकंड आप लोग देखेंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगी, तो आप पता लगाइए कि मूल बिंदु कहाँ है। यहाँ किसी चीज का निर्देशांक देखने के लिए, जैसे इसका निर्देशांक देखने के लिए x पर तब y पर गए थे और लिख दिए थे, तो मूल बिंदु को अगर पूछा जाए तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगी भाई। तो देखिए यहाँ पर x पर पकड़ के आइए तो x पर तो खुद 0 है, देखिए ना, यही ना मूल बिंदु है, और x का मान लिख दिए 0, और y का मान क्या है, y पर भी पकड़ के आएंगे तो यह बिंदु तो 0 पर ही ना है, क्योंकि इधर जाइएगा तो एक, इधर आइएगा तो माइनस है, मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होती है। तो ये आपकी दूसरी नोट होगी कि जो मूल बिंदु की निर्देशांक होगी, अच्छी बात है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 मैंने 0 0 होता है। और हमेशा याद रखेंगे कि निर्देशांक जोड़े में आते हैं, वो भी वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 -2 -3, ऐसी नहीं कि क्या आपको कोई एक्स वाई के रूप में, नाम के रूप में चला आएगा, ठीक है, ABCD के रूप में आ जाएगा, इस रूप में आएगा। बढ़िया। अब सुनिए, आपसे कोई पूछे कि हम 0 0 मूल बिंदु में भुज क्या है, भुज क्या। अच्छा बहुत लोग क्या करते हैं ना, याद रखेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं कि खाली मूल बिंदु सुने ना कि मूल बिंदु में भुज क्या है तो लिख देते हैं आंसर 0 0। हालांकि 0 0 गलत होगा, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 0 0, केवल निर्देशांक पूछे तो 0 0, लेकिन केवल भुज पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि x की वैल्यू पूछ रहा है ना, x को ही हम लोग भुज कहते हैं ना, तो x की वैल्यू पूछ रहा है तो आंसर केवल 0 देंगे। अब ऐसा नहीं कि 2 को 0 देंगे इसके जैसा, ये तो निर्देशांक है, गलत हो जाएगी। आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाए आप उतना ही जवाब दिया कीजिए, है ना, वही आपके लिए उचित होगा, ऑप्शन आपके उसी हिसाब से सही होंगे। वैसा नहीं कि पूछ दे भुज और आप डाल दे 2 को 0, वो निर्देशांक पूछे तब डबल 0 हम लोग लेंगे ना, और अगर भुज पूछ दे तो भी 0 और कोटि पूछ दे तो भी 0। तो इस तरह से आपके जो पिछले क्लास या फिर 9th क्लास या फिर 8th क्लास में जो भी आप पढ़े हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग रिमाइंड किए, याद किए कि कार्तीय तल कैसे होते हैं। अच्छा आप सोच रहे हो सर इसकी परिभाषाएं, तो आपको इसकी जो परिभाषाएं हैं अभी हम आपको बोलते गए हैं वीडियो में, तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं उसे सुन कर, या फिर आपके 9th क्लास को जाकर अब से देखिए फेयर को, उसमें आपके सारे चीज दिए होंगे। तो एक इसे आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वह इस 10th क्लास के अध्याय के लिए होगा धुरी सूत्र। अच्छा निर्देशांक ज्यामिति भी आपके जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो AP आप लोग पढ़े
उससे कोई कोई कम हल्का नहीं है। ये भी काफ़ी इजी लेसन है। इसमें भी आपको उसमें भी आपको 2 सूत्र मिले थे एपी में, और इसमें भी हम आपको 3 सूत्र देंगे, है ना। 7.1 के लिए एक अलग से सूत्र मिलेगा, 7.2 के लिए अलग सूत्र, 7.3 के लिए अलग सूत्र। तीनों में एक एक सूत्र अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो ये आपका पूरा पूरा ये जो अध्याय है वो इंड हो जाएंगे। तो ये भी काफी इजी लेसन है, 3 सूत्र है, तीनों सूत्र के बेस पर ही आपका पूरा लेसन आधारित है। हाँ, थोड़ा सा इसमें थ्योरी समझने की जरूरत है ना। अगर आप उसे समझ जाते हैं तो फिर सूत्र अप्लाई करना काफी इजी हो जाएंगे। अब यहाँ पर सुनिए, हम लोग दूरी सूत्र को प्रूव करने वाले हैं कि वो कौन से सूत्र हैं, कैसे सूत्र वो आएंगे, किस तरह से निकलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप एक बार फिर से क्या कीजिए ना, कि निर्देशांक ज्यामिति में जो अक्ष होते हैं, जो एक्सिस होते हैं, उसको आप बढ़िया से समझिए। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं हैं कि यह 0 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, इसका अर्थ क्या है ना कि अगर यहाँ पर 1 लिखा गया है, इसका अर्थ है कि मूल बिंदु से यह 1 इकाई दूरी पर है। यह जो बिंदु है 1 इकाई दूरी पर है मूल बिंदु से। यह बिंदु केवल बात करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक पूरा 2 इकाई तक दूरी हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप इसको बात करते हैं तो ये बिंदु यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कहा जाएगा कि मूल बिंदु से यह दूरी 4 इकाई है। अच्छा, इकाई का तात्पर्य क्या है? आप इकाई के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। इकाई को हम लोग मात्रक भी कहते हैं। सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी मात्रक हो सकते हैं। दूरी के जो मात्रक आप हो, तो मैंने अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये सेंटीमीटर के बेस पर बनाया गया होगा, जो आप पढ़ते हैं ना निर्देशांक ज्यामिति के लिए ग्राफ के कॉपी ले आते हैं, उसमें 1 सेंटीमीटर पर जो बड़ा वाला कॉपी होता है 1 सेंटीमीटर पर दिए रहते हैं, छोटा वाले में और नजदीक नजदीक दिए रहते हैं, 1 सेंटीमीटर से कम दूरी पर दिए रहते हैं। तो ये जो दूरी है ना वो बराबर बराबर लिए जाते हैं। अब उस 1 सेंटीमीटर पर अगर लिया होगा तो सब हाई 1 सेंटीमीटर, फिर इससे ज्यादा हाई 1 सेंटीमीटर। तो एक अगर सेंटीमीटर में लिया होगा तो फिर ऐसे कर भी इकाई को सेंटीमीटर माने, कभी कभी मीटर में भी हमको लेना पड़ता है। मैंने जिस तरह से अलग अलग नक्शे के हिसाब से अलग अलग इसको लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पर सुनिए, अगर हम मान लेते हैं कि इकाई सेंटीमीटर में है, इसकी इकाई सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे आप, अगर यह बिंदु और यह बिंदु के बीच पूछा जाए मूल बिंदु से यह बिंदु कितनी दूर है, तो 2 इकाई या अर्थात 2 सेंटीमीटर। इस यहाँ पर कोई बिंदु हो तो पूछा जाए तो 4 इकाई मतलब 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको निर्देशांक लिखते हैं। अब एक और बात खास समझेंगे, निर्देशांक में दूरी आप समझ गए। अगर यहाँ पर कोई बिंदु ए है तो आपको निर्देशांक लिखा गया है 2, 4। इसका अर्थ है कि आप इसे पकड़ कर आएंगे तो निश्चित रूप से 2 पर आएंगे, और इधर पकड़ कर आएंगे तो 4 पर आएंगे। जी, अगर कोई कार्तीय तल में बिंदु का निर्देशांक दिया है 2, 4, इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप यहाँ से सीधे x एक्सिस पर आएंगे तो 2 मिलेगा, चेक कीजिए ना, और अगर y एक्सिस पर जाएंगे तो 4 मिलेगा। यही इसका अर्थ होता है। अब हम दूरी सूत्र को बढ़िया से बना पाएंगे। देखिए, मान लेते हैं कि एक बिंदु है, मान लिया कि कार्तीय तल में एक बिंदु है a और b, तो a के निर्देशांक x1 y1 और b के निर्देशांक x2 y2 है। इसका अर्थ क्या है? तो हमको जानते हैं क्या करना है, इस AB का मान निकालना है, माने A से लेकर B तक कुल कितनी दूरी है, हमें इस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त करने हैं। तो आप पहले चेक करेंगे कि हम उसके जैसा अगर बात करते हैं तो बिंदु A का स्थान x1 y1 है, तो आप इसको पकड़कर पहले x एक्सिस पर आएंगे तो बोलिए यह दूरी x1 होगी कि नहीं होगी? इस मूल बिंदु से यह दूरी x1 होगी, ठीक है। और इसी तरह से आप इधर जाएंगे, इधर तो यह दूरी क्या होगी? y1 होगी। बढ़िया, ठीक है। तो आपको यह दूरी x1 कैसे, यहाँ अगर मान लेते हैं यह बिंदु है तो 2 सेंटीमीटर, तो x1 मान लिया ना, चूंकि x1 है तो x1 दूरी कहेंगे। ये y1 है ना निर्देशांक, तो y1 दूरी कहेंगे। तो यहाँ पर एक और बात, जब ये x2 y2 b का निर्देशांक है तो इसको पकड़ कर आइए x पर, तो यह निर्देशांक x पर जब पहुंचेगा तो ये x2 पर आएगा। इसका तात्पर्य जानते हैं क्या है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगी आपकी वो x2 होगी, ठीक। और इसी तरह से आप इसको पकड़ कर जाएंगे इधर, तो ये y2 पर मैच करेगा। मतलब क्या, यह जो दूरी होगी वो पूरी पूरी y2 होगी।
अब यहाँ समझने वाली चीज एक और बात है कि यह दूरी देखिए, यह एक आयत जैसा बन रहा है, हम इसे एम एन मान ले रहे हैं। रुक जाइए, एम एन बिंदु, यह x2 दूरी हो गई और इतना दूर x1 हो गया, ठीक है, यह दूरी x1 हो गई। एक काम करते हैं हम लोग कि इसमें अगर आप देखेंगे कि जो यह दूरी, यह को देखिए, यह और यह एक आयत जैसा बन रहा है, चेक कीजिए ना। और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर, यह दूरी और यह दूरी दोनों बराबर होगा, मतलब क्या, इसे हम y1 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप चेक करेंगे तो यह दूरी OY2 और यह दूरी दोनों देखिए ना, यह बिल्कुल आयत जैसे बन रहा है, तो ये पूरा B से लेके N तक Y2 होगा, क्योंकि यह जितना लंबाई उतना ही है लंबाई, ये Y2 का मान हो गया, ठीक। अच्छा, तो आप इसको देखेंगे ना, तो एक हम इसे हटा देते हैं, इसको देखेंगे तो एक त्रिभुज जैसा बन रहा होगा, वो भी समकोण त्रिभुज, हम इसे C नाम दे देते हैं। अब इसमें आप चेक करेंगे, यह y1 तो यह भी y1 ही होगा। अब एक काम करते हैं, जितना देखिए, अब यहाँ पर ACNM एक आयत है, तो अगर हम कहें कि mn का मान बताइए, mn कितना होगा बाबू, तो देखिए O से लेके N तक x2 है, पूरा दूरी x2 है, ठीक, और इतना दूरी x1 है, अभी हम लिखे, तो इस x2 में से अगर x1 काट के हटा देंगे तो mn नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, तो लिख दे रहे हैं x2 माइनस x1, ठीक। इसी तरह से, अच्छा हाँ, जितना mn है उतना ही AC है, क्योंकि अभी हम बताएं ACNM एक आयत है। अब यहाँ सुनिए, अगर हमें BC का मान चाहिए, इस BC का मान, BC, तो BC कैसे निकलेगा, यह पूरा BN देख रहे हैं, BN ना, इस BN में से अगर इस CN को घटा दे काट के, तो इतना नहीं बचेगा BC, तो लिखते हैं ना BC की जगह आप क्या लिखिए, पूरा BN तो y2 है, और उसमें से घटाइए CN y1 को, तो इसका मान मिल गया y2 माइनस y1। अच्छा, एक यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, मान लिया किसी कार्तीय तल में बिंदु A x1 y1 तथा B x2 y2 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से समकोण त्रिभुज निकाल लीजिए। देखिए, ये समकोण त्रिभुज आपको बन रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वाला केवल चित्र निकाल रहे हैं, ये बीच वाला, इसका नाम A, इसका नाम B, और यह C हो गया। हम अभी निकाले हैं कि जो AC की लंबाई है, ये वाला, वह x2 माइनस x1 है, लिख दीजिए इसके नीचे x2 माइनस x1। और जो अभी BC निकाले अभी यहाँ पर, ये वाला BC y2 माइनस y1, लिख दीजिए y2 माइनस y1। अच्छा, तो आप लोग समकोण त्रिभुज, ये चूंकि एक समकोण त्रिभुज है, तो आप लोग सूत्र पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, तो लिखिए ना कि समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में क्या होता है सूत्र भाई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब चेक कीजिए, इसमें इसे हम लोग कर्ण कहते हैं ना, आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं भाई, ये लंब हो जाएंगे और ये आधार हो जाएंगे, अब ये भी हमें बताना पड़ेगा, ठीक। तो आप कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर स्क्वायर है तो रूट अंडर लिख दें, लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे जाता है तो रूट अंडर, भाई कर्ण की मान कितनी है AB, और रूट अंडर लंब कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और आधार कितना है x2 माइनस x1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। थोड़ा सा इसी को ऐसे कर देता है यहाँ पर, AB बराबर, इसको पहले लिखी जाती है सूत्र में x2 माइनस x1 और होल स्क्वायर, और इसको y2 माइनस y1। अब सोच रहे हैं क्या कि सर क्या कर रहे हैं आप, इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। आप याद रखेंगे, जोड़ वाली में जो जोड़ वाले पद जो होते हैं, उसमें संख्याओं के क्रम को महत्वपूर्ण नहीं रखा जाता है।
जैसे आप 5 + 3 लिखिए 8 आएगा, या फिर 3 + 5 लिखिए कितना आएगा 8 आएगा। इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं, सीरियल नंबर का ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, और ये इसमें ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, मतलब जोड़ में सीरियल नंबर महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। हाँ, घटाव में हो जाएंगे और आप चेक कर लेंगे कैसे घटाव में होंगे। तो इस तरह से आपको दूरी सूत्र मिल गया कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और याद रखेंगे ये पूरी लेसन जो है इसी सूत्र पर बनेंगे। तो ये सूत्र कब अप्लाई होंगे आप ये भी समझ जाइए, क्योंकि भाई हम लोग सारा चीज हथियार हमारे पास है और उसे चलाना नहीं जानते। जैसे बंदूक है और गए लड़ने के लिए युद्ध में और हमें चलाने नहीं आते हैं, तो फिर बेकार ही न है। उसको पहले हमारे पास सूत्र तो प्रूव्ड हो गए, इसको कब यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे ये जानिए। इसके लिए आप सुनिए क्या होगी ना कि सबसे पहले कि आपको दे क्या करेगा कि कहेगा कि किसी कार्तीय तल में दो बिंदु के निर्देशांक दिया रहेगा। यहाँ से आप पकड़, जैसे x1 y1 और x2 y2 दिया है ना, दो बिंदु का निर्देशांक, इसी तरह से निर्देशांक दिया रहेगा और उस निर्देशांक में कहेगा कि दोनों के बीच दूरी कितनी है। तो जब दूरी पूछा जाए ना तो फिर यही तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, ये भी बराबर √x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको इस पर एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं कैसे बनेगा, इससे नोट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेसन के ही दो क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं एक युग्म के रूप में, आप उनके बीच की दूरी निकालिए। एक काम करते हैं हम कि एक को ए और दूसरे को बी मान लेते हैं। हम लिख देते हैं कि मान लिया ए 2 3 और बी 4 1 है। बढ़िया। अब आपको कह रहे हैं कि दूरी सूत्र लगाइए और दूरी निकालिए। तो आप तो जानते हैं दूरी सूत्र क्या होती है भाई। तो दूरी सूत्र में हम लोग जानते हैं कि AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक काम कीजिए ना, आप एक चित्र बना दीजिए और चित्र पर दिखा दीजिए ए का मान 2 3 और बी बिंदु लिख दीजिए, बी का निशान 4 1। इसमें आप पहले तय करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका अर्थ क्या है दूरी सूत्र से, हमें x1 x2 y1 y2 के मान निकालना होगा। और x1 x2 y1 y2 के मान कौन देगा, तो हम लोग पीछे सूत्र में पढ़ रहे थे ऐसे ना कि जो a का निर्देशांक होता है वही x1 y1 देता है और जो b का निर्देशांक होता है वही x2 y2 देता है। इसका अर्थ है कि यह x1 है और यह y1 है। जिस सूत्र पर देखेंगे बिल्कुल उसी के आधार पर चलेंगे। और यह x2 है और यह y2 है। अब आराम से लिख दीजिए यहाँ पर मान x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 और इसी प्रकार x2 बराबर 4 और y1 = 1। y2 ना, अच्छी बात है y2। अब आप इस सूत्र पर सेट कीजिए इस अंक को, देखिएगा कैसे सूत्र पर सेट करेंगे। रूट अंडर है तो रूट अंडर दे देंगे। देखिए पहले बॉक्स है, बॉक्स दे दीजिए, स्क्वायर भी दे दीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए। इसमें चेंज मान होगी x1 y1 और x2 y2 को। तो देखिए x2 का मान 4 लिख दीजिए, x1 का मान 2। ठीक, सूत्र में फिर प्लस है, सूत्र के साथ चल रहे हैं प्लस, फिर कोष्ट है कोष्ट दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए, बीच में माइनस दे दिए। अब चेंज कीजिए, y2 का मान 1, y1 की मान 3। ठीक, अब आप घटाइए, 2 में 4 में से 2 घटेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा -2 स्क्वायर। अच्छा, इसे कटा देगा प्लस माइनस नहीं, ये स्क्वायर के रूप में है तो पहले 2 का स्क्वायर मैंने कहा 2 गुना 2 कितनी 4 और -2 का स्क्वायर के मतलब क्या 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी का 4। हाँ, तो कितना आया, आ गया आपका √8। और फिर 8 को आप तोड़िएगा ना तो कितना निकलेगा आप ही बोलिए। 8 को ऐसे तोड़ेंगे तो 2 4 2 2 माने 2 गुना 2 गुना 2। तो आपको पता है वर्गमूल निकालते समय 2 को जुड़ा में रहता है तो 1 निकल जाता है, तो 2√2 ये आपका AB आया। और आप इसे मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या लिखेंगे। ओ, यहाँ पर बिंदु में क्वेश्चन में कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो आप केवल इकाई लिख देंगे।
और यही आपका आंसर रहा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसके उदाहरण, इस सूत्र पर उदाहरण देखे। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर उसी का, पहले का ही तीसरा है। इसके बीच दूरी निकालिए। तो आप ए बी मान लीजिए, मान लिया या बिंदु ए यह है और बी यह है, ठीक। तो आप चित्र बना दीजिए आराम से। ए हो गया, बी हो गया, ए के निर्देशांक ए बी और बी के निर्देशांक माइनस है माइनस। इसमें यह x1 का मान देगा, यह y1 का मान, यह x2 का, यह y2 का। अब दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र से क्या होगा, ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बोलिए x2 की, पहले इसको सूत्र को बैठाइए। देखिए कोस रूट दे दिए, कोस है तो कोस दीजिए, माइनस बीच में दे दिए। x1 कितना है, x2 ना, x2 भाई माइनस a1 है, और x1 कितनी है, a1 है, ए ना, ओमा है ये भाई, ए है, और प्लस फिर इस कोस है तो कोस दीजिए, बिल्कुल सूत्र पर चल रहे हैं। y फिर बीच में माइनस दीजिए, y2 कितनी है, माइनस भी है, y1 कितनी है, केवल बी है। चलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर दे दीजिए। तो रूट अंडर, अब माइनस से कितने होंगे, -2 है स्क्वायर, और इसी तरह से माइनस बी -2b स्क्वायर। अब बोलिए ना, -2a होल स्क्वायर मतलब का 2 बार, तो -2a गुना -2a, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और ये में गुना होगा a स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया। इसी तरह से इसको देखिए, -2b गुना -2b करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस, हाँ यहाँ पर प्लस होगा, तो हर चिन्ह है तो प्लस है, इसका प्लस यहाँ पर प्लस प्लस गुना होगा, प्लस ही होगा, हटाइए 2 दूनी का 4, और बी में गुना होगा बी स्क्वायर। एक और काम करते हैं, देखिए ना, इसमें भी 4 इसमें भी 4, 4 को कॉमन ले लीजिए, तो ये a स्क्वायर मिल गया और ये बी स्क्वायर मिल गया। अगर आप तोड़ेंगे भाई तो 4 को 2 गुना 2 तोड़ सकते हैं, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये को तो 2 निकल जाएगा, 2 को है तो, और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये काम करें क्या हम, ये तो मिल गया ए बी बराबर इतना ही का है। अच्छा आप सोच रहे हैं क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, तो a और b को बाहर निकाल दे, नहीं, होल स्क्वायर होता ना, तब हम इसको a प्लस बी गुना a प्लस बी 2 बार लिख कर निकाल सकते थे। दोनों अलग अलग स्क्वायर के रूप में, नहीं ऐसा नहीं होगा, इतना ही आपका आंसर होगा। इसमें आप बीजगणित पर पूरा पूरा कमांड रखिए, है ना, आराम से बनेगा। चलिए तो आप लोग इसे नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या होगी। इस प्रश्नावली में कुछ हमें रूल देखने होंगे, कुछ नियम देखने होंगे। हालांकि ये नियम ऐसे नहीं है कि हम लोग जान नहीं रहे हैं, हम लोग इसको जानते भी पहले से हैं। और निर्देशांक ज्यामिति में अगर बिंदुएं दे दिया जाए, निर्देशांक दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि आप उसको साबित कीजिए को इस प्रकार से हैं, तो हमें कुछ पहले वाले नियम या फिर उससे कुछ डिफरेंट नियम भी हो सकते हैं। इसके लिए स्पेशल नियम होंगे, उन नियमों को जानेंगे। तो देखिए, तो अगर आपसे दिया जाए कि ए बी 2 बिंदु है और एक तीसरी बिंदु सी है जो इनसे समदूरस्थ होगा, तो कहेगा कि ये बी का निर्देशांक दिया रहेगा और सी का भी, और कहेगा कि क्या तीनों बिंदु ए बी से सी समदूरस्थ है कि नहीं है। तो कब समदूरस्थ हम लोग मानेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में कैसे उसे हम लोग अप्लाई करेंगे वो नियम, जिससे हमें पता चल जाए कि नहीं समदूरस्थ है। तो सबसे पहले आप अर्थ समझिए कि समदूरस्थ मतलब होता क्या है। समदूरस्थ का अर्थ होता है कि बराबर दूरी, है ना, बराबर दूरी। सम मतलब बराबर, दूरस्थ माने दूरी पर स्थित। तो आप बताइए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, एक और इसके बीचों बीच एक बिंदु सी है, तीनों का निर्देशांक दिया है, आपसे कहेगा कि समदूरस्थ है, आप साबित कीजिए। तो कैसे पता चलेगा समदूरस्थ, मैंने कहा ए से सी की जितनी दूरी है बी से उतनी ही सी की दूरी होगी। तो हम लोग कैसे इसे साबित करेंगे, आराम से सबसे पहले ए सी निकाल देंगे और फिर बी सी निकाल देंगे, है ना, ये दूरी और ये दूरी,
और अगर बराबर आते हैं, हाँ निकल जाएगा ना, दूरी सूत्र से निर्देशांक दिया रहेगा तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, अगर उससे दूरी सूत्र से हम दूरी निकालेंगे AC की फिर BC की, और अगर बराबर आया तो कहेंगे कि समदूरस्थ है। तो इस तरह समदूरस्थ साबित करने के लिए हमें शर्त मिला कि बिंदु A B और दिया हो और कोई C उससे अगर समदूरस्थ है और हमसे पूछा जाए कि साबित कीजिए, तो हम AC और BC निकाल कर देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होगा तो कह देंगे कि समदूरस्थ है। इसी प्रकार से आपको कोई त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक दिए रहेंगे, 3 शीर्ष ABC रहेंगे, उसके निर्देशांक दिए रहेंगे, और पूछेगा कि बताइए कि समद्विबाहु है कि समबाहु है कि विषमबाहु है। तो आप कैसे बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति में, क्योंकि ये तो ज्यामिति नहीं है। ज्यामिति में हम लोग पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, और विषमबाहु की एक भी भुजा बराबर नहीं होगी, समद्विबाहु की 2 भुजा बराबर होगी। तो आप उसी नियम को इसमें भी अप्लाई करेंगे कि अगर त्रिभुज दिया हो, देखेंगे, और इस त्रिभुज में बिल्कुल उसी नियम को लगेगा ABC, इसमें से आप मान लेते हैं AB निकाले और AC निकालेंगे, AB तो दूरी सूत्र से निकल जाएंगे, AC भी निकल जाएंगे, और 2 गो भुजा कौन बराबर हो गया आपस में, AB AC भी बराबर हो सकते हैं, चाहे AB BC भी बराबर हो सकते हैं, चाहे AB AC BC भी बराबर हो सकते हैं, मैंने कोनो 2 गो भुजा बराबर हो जाएगा तो कह देंगे ना समद्विबाहु है। और ये दूरी सूत्र से निकालेंगे तो याद रखेंगे कि ABC त्रिभुज के शीर्ष दिए रहेंगे, तो ये भी दूरी सूत्र से भुजा निकालेंगे और देखेंगे कि 2 गो बराबर है कि नहीं है। तो बराबर होगा तो लिखेंगे समद्विबाहु है, या नहीं तो नहीं है। तो लिखेंगे कि समद्विबाहु होगा कब भाई, यदि शर्त होगा AB बराबर AC। अब इसी तरह से साबित किया जाएगा, दोनों भुजा निकाल दीजिएगा, तीनों भुजा निकालिएगा, देखिएगा कि 2 गो बराबर है कि नहीं है, तो फिर समद्विबाहु। और समबाहु कब होगा, तो समबाहु में तीनों भुजा बराबर होते हैं, G AB BC और AC। तो समबाहु होने के लिए आप तीनों को निकाल कर देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है, AB बराबर BC बराबर AC। तो ये रूल याद रखेंगे। थोड़ा सा हम चतुर्भुजों का नियम भी देखते हैं कि कब किसको क्या कहेंगे। नेक्स्ट रूल में देखेंगे आपको क्या कहा जाएगा इसमें, कि ये दिया रहेगा कि ABCD कोई चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं, और आपसे पूछा जाए कि वो बताइए कि समांतर चतुर्भुज है कि आयत है कि सम चतुर्भुज है कि वर्ग है। तो आप कैसे बताएंगे, उसे कैसे पहचानेंगे। हालांकि आप ज्यामिति जो होते हैं, उस ज्यामिति में बहुत सारे नियम होते हैं पहचानने के लिए। आपको एक उदाहरण के स्तर पर दिखाते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज को पहचानने के लिए बहुत रूल होते हैं। पहली रूल, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बढ़िया। दूसरी रूल, उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तीसरी पहचानने की तरीका, उसके समूह कोण बराबर होते हैं। चौथी पहचानने की तरीका, कि उसके जो विकर्ण होते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो इतनी सारी चीजें नियम होते हैं, है ना। इसके आधार पर कुछ और भी, अच्छा ठीक है, आप इतना काफी है। तो इतने सारे नियमों से हम ज्यामिति में पहचान सकते हैं। लेकिन आप सुनिए ना, इस जो यहाँ पर जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें सारे नियमों से आप पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में कोण दिया नहीं रहेगा। ज्यामिति में तो पहचान जाते हैं कि कोण समूह कोण बराबर होगा तो समांतर चतुर्भुज कहेंगे, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में तो कोण दिया ही नहीं होगा, तो कैसे आप पहचानिएगा। इसी तरह से आप पहचान जाते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समांतर है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में तो समांतर जैसे कोई चीज का जिक्र ही नहीं होता है। इसलिए इनको पहचानने के लिए इसमें से कुछ खास चीज को लेते हैं, कुछ खास चीज को अप्लाई करते हैं, जिससे निर्देशांक ज्यामिति पर वो फिट बैठे। तो जैसे देखिए, हमें पता है कि निर्देशांक ज्यामिति में दूरी निकालना आसान है, दूरी निकालते हैं। तो इसमें भुजाओं की दूरी वाली ही बात बताइए कि अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो लीजिए, आप चारों शीर्षों, चारों भुजाओं की दूरी निकालिएगा, ABCD। और निकालने के बाद में देखिएगा कि AB DC के बराबर है, तथा यह जो AD है वह BC के बराबर है। तो कह दीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज के लिए केवल यही रूल अप्लाई करेंगे। अब इसमें कोण या समांतर होने की आप नहीं जांच कर पाएंगे। तो याद रखेंगे कि अगर कोई भी पूछा जाए कि
चतुर्भुज के 4 शीर्ष देकर कि समांतर है कि आयत है कि सम है कि वर्ग है, तो आप क्या कीजिए, चारों भुजाएं निकालिए और भुजा निकालने के बाद में चेक कीजिए कि अगर दोनों आमने सामने की भुजा बराबर आए तो कह दीजिए कि क्या ये समांतर चतुर्भुज है। अब हम लोग आयत के लिए बात करते हैं, तो आप ही सोचिए ना आयत कब होगा। आयत पहचानने के लिए भी ज्यामिति में बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन ज्यामिति से ये काम चलने वाली है नहीं। अगर मान लेते हैं कि ABCD है तो आयत में क्या होंगे बोलिए, इसका भी आमने सामने की भुजा बराबर होगा। और एक और खास बात है, इसका विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। जितना BD होगा उतना ही AC होगा। तो 3 नियम लगेंगे। कब होंगे, तो AB बराबर DC, इसके ही जैसा, इसके ही जैसा, और BC बराबर AD, तथा क्या विकर्ण AC बराबर विकर्ण कौन BD। ये तीनों एक साथ फिल करें ना सर, तीनों एक साथ आए तब जाकर ये आयत कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अच्छा सम चतुर्भुज में देखते हैं, तो भाई सम चतुर्भुज में तो आप तो जानते ही हैं क्या होगा, ABCD। सम चतुर्भुज में खास बात होगी कि चारों भुजा बराबर होगी। लो, यदि AB बराबर BC बराबर क्या, यहाँ लिखते हैं AB बराबर BC बराबर CD और बराबर में AD, अगर ये चारों भुजा बराबर होंगे तो सम चतुर्भुज कहलाएंगे। और वो वर्ग को जांच करनी होगी तो देखिए वर्ग में चेक कीजिए क्या होगा। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, मगर एक और खास बात है कि यह सब तो बराबर होगी और इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। ये शर्त है। क्या होगा भाई, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण क्या BD। तो इस प्रकार से आप चतुर्भुजों को पहचानेंगे, याद रखेंगे अब से। अगर आमने सामने की केवल भुजा बराबर है, अच्छा हाँ इसमें ये भी निकाल के चेक करेंगे, विकर्ण ये भी निकालिएगा इसमें। अब ऐसा नहीं कि इसमें नहीं निकालेंगे, AC और विकर्ण BD को भी निकालेंगे और देखेंगे कि बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, तब कहिएगा कि समांतर चतुर्भुज है। एक साथ सब निकालनी है, चारों भुजा और दोनों विकर्ण। इसमें विकर्ण बराबर, हाँ मतलब आमने सामने की भुजा बराबर विकर्ण नहीं बराबर तो समांतर चतुर्भुज। अगर आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर तो सम ये आयत हो जाएंगे। और इसमें खाली सब भुजा बराबर और विकर्णों निकालना है जी। विकर्ण AC आई नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा किसके, विकर्ण BD के। तो समझ जाइए कि ये आपका सम चतुर्भुज होगा और इसमें अगर चारों भुजा ही बराबर विकर्ण भी बराबर तो ये आपका वर्ग होगा। तो इस तरह से आप जो है चारों चित्रों को पहचान पाएंगे इन रूल पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पर। अच्छा एक नेक्स्ट रूल आप लोग ये भी जान जाएंगे ना कि अगर कोई त्रिभुज है और किसी त्रिभुज में ऐसे दिया है देखेंगे क्या कि कोई भुजा बराबर नहीं आ रहा है, AB बराबर नहीं, BC बराबर नहीं, AC, ठीक है ऐसा ऐसे रख लीजिए, ऐसे रुक जाइए, ABC है ना, AB BC और AC आपस में बराबर नहीं है। तो एक इसमें समकोण त्रिभुज हो सकता है कब, जब किसी एक भुजा का स्क्वायर करेंगे और दो भुजाओं को जोड़ेंगे और आपस में बराबर हो जाए। माने अगर बराबर नहीं हो तो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा कब भाई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर ऐसे होता है अगर तो मान लेते हैं कि दो भुजा बराबर नहीं है तो समद्विबाहु भी नहीं है, तीनों में नहीं बराबर है तो समबाहु भी नहीं है। तो फिर आप लास्ट में कहा जाएगा तो किस प्रकार का त्रिभुज है। तो एक बार समकोण त्रिभुज चेक कर लीजिएगा इस सूत्र पर। किसी एक भुजा का स्क्वायर करिएगा बड़का का
और दोनों छोटका के स्क्वायर करके चेक कीजिएगा, जोड़कर अगर बराबर आ गया तो कह दीजिएगा समकोण है अथवा नहीं है। आपको जो उदाहरण 1 है वो इसी नियम पर है, हम उससे बनाते हैं। उदाहरण 1 कहता है आपसे कि एक त्रिभुज की 3 शीर्ष दिए गए हैं, 3 2 -2 -3 और 2 और 3। तो कह रहा है कि क्या ये त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन प्रारंभ में कर दिया है कि क्या ये त्रिभुज बनाते हैं, और यदि हाँ तो कैसा त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप जानिए कि त्रिभुज कब कोई बनता है। तो आप लोग एक 9th क्लास के ज्यामिति में असमिका गुण पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग नहीं क्या तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये रूल पर हम लोग देखेंगे, अगर 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी आ जाए, 2 छोटी छोटी भुजाओं को जोड़िए और तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा आ जाए योग, तो कहेंगे कि त्रिभुज है, अगर नहीं तो नहीं है। अच्छी बात है। तो आप पहले ये साबित कीजिए कि त्रिभुज है कि नहीं है। तो हमें 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि दूरी निकालनी पड़ेगी, तीनों भुजा निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए। आप दूरी सूत्र लिख दीजिए, सब में यही अप्लाई होगी। दूरी सूत्र क्या होता है कि आपको दूरी सूत्र में √(x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। बड़ी आराम से इसे देखेंगे। हम ए बी निकालना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए, बाकी सब आसान हो जाए। अगर आप ए बी निकालना चाहते हैं तो फिर तो आप सूत्र लगाएंगे ये वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर। तीनों भुजा हम निकालेंगे बारी बारी है, तब न चेक करेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें चेक करना होगा कौन x1 देगा, कौन y1 देगा, कौन x2 देगा, कौन y2 देगा। तो आपको चेक करना बहुत सिंपल है। ए बी है ना, आप ए बी निकाल रहे हैं तो आप ए बी को तुरंत यहाँ पर ले आइए, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए। ए का निर्देशांक 3 2 है और बी का निर्देशांक -2 -3 है। ठीक, तो आप देखिए किसी इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2, इसको y2। अब सोच रहे होंगे सर हम इसको x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2 नहीं मान लेंगे। मान सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं आपको लगा रहे हैं। आपको जैसे इच्छा करे वैसे किसी को कोई भी मान सकते हैं, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूत्र पर बैठाइए, देखिए कोष्ठ है तो कोष्ठ दे दिए भाई, बीच में माइनस भी दे दिए। चलिए x2 का मान -2, फिर x1 का मान 3, स्क्वायर है स्क्वायर, फिर प्लस, फिर से कोष्ठ है तो कोष्ठ दे दीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, स्क्वायर भी दे दिए। देखिए केवल यही चारों बदलेगा और वो चारों यहाँ से y2 का मान -3 और ये y1 का मान 2। तो अब आप ही बोलिए, ये तो दोनों माइनस है तो -5 का स्क्वायर होगा, और ये तो दोनों माइनस है, ये भी -5 का स्क्वायर होगा। तो शायद इसे जोड़ने पर आपको 25 होगा ना जी, -5 गुना -5 2 बार, तो प्लस और 50 25, तो आपको आ जाएगा ये भी 25। तो इस प्रकार आप ए बी का मान निकाल पाए 50 इकाई, मीटर सेंटीमीटर नहीं, मात्रा कुछ नहीं है तो इसको लिखेंगे। अब आइए बीसी निकालने के लिए। तो अगर आप बीसी निकालेंगे तो इसमें भी सूत्र लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सुंदर। तो बीसी में x1 y1 और x2 y2 कहाँ है, तो बीसी को पकड़ के लाइए, यहाँ पर धीरे से लाइए, बी और सी। बी का निर्देशांक 2 3 है और सी का -2 -3 है। तो आप इसे x1 ले लीजिए और उल्टा क्या लगा रहे हैं जी, बी का निर्देशांक यहाँ है -2 -3 है और इसका प्लस में है -2 -3। एक काम ना कर देते हैं, इधर ना बी है तो इधर ही लिख देते हैं -2 -3, और यहाँ पर सी है तो 2 3। तो आप किसी को, इसको मान लिया x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2, तो सूत्र पर पुट कीजिए, उसको रखिए तो कैसे होगा। x2 का हम पहले सूत्र माइनस डाल दीजिए, पहले इसको कर दीजिए, बॉक्स डाल दीजिए, देखिए बीच में माइनस, हाँ x2 है तो x2 का मान 2 है
लिख दीजिए 2, और x1 के जगह पर -2 है। ओ ये तो सूत्र वाला माइनस है, -2 यहाँ पर स्क्वायर प्लस, चलिए y2 का मान 3, और ये सूत्र वाला माइनस है, y1 ऑलरेडी माइनस में है तो लिखिए -3 स्क्वायर। अब बोलिए क्या होगा, 2 माइनस माइनस प्लस, ये तो जोड़ेंगे, मैंने एक ही जैसा चिन्ह हो तो जोड़ेंगे, ये भी एक ही जैसा चिन्ह है ना, तो ये तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा। अब क्या होगी, 4 के स्क्वायर और ये 6 के स्क्वायर, तो इस तरह से आपको मिला 4 का 16 और 6 36, तो BC का मान मिल गया √52। ये भी बढ़िया बात है। अब आप बताइए कि AC की वैल्यू कितनी होगी। तो AC अगर आप निकालने चलेंगे तो फिर से सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब आप चेक कीजिए ना, AC ये है ना, AC को उठा लाइए यहाँ पर, AC, A का निर्देशांक 3 2 और C का 2 3, तो आप किसी को x1 y1 मान सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंधित चीज नहीं है। मैंने इसको x1 y1 माना, चाहे इसको x1 y1 माना। चलिए x2 सूत्र पर बैठाइए, माइनस बीच में x2 का मान 2, x1 का मान भाई 3 स्क्वायर है, फिर माइनस है बीच में, x2 का मान 3, x1 का मान कितना है 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो आपको इस तरह से ये घटेगा तो -1 का स्क्वायर मिलेगा, और ये तो 1 का स्क्वायर मिलेगा, तो -1 का स्क्वायर तो -1 गुना -1 कितना होगा, +1, और ये तो 1 गुना 1 1 ही आएगा, कितना आ गया आपका BC √2 आ गया। पहले ये चेक कीजिए कि यहाँ पर दोनों छोटे छोटे को जोड़ेंगे, AB और BC को, तो इस BC नहीं, AB और BC को जोड़े, अजी क्या निकाले, AC निकाले ना यहाँ पर, तो AB और AC को जोड़े तो BC के बराबर आएगा √50 √2, चेक कीजिए तो √50 प्लस √2, √52 लिख दे बराबर में, नहीं रूट में है, ये जोड़े नहीं जाएंगे। आप इनका वर्गमूल निकाल के चेक कीजिएगा तो इसका मान बड़ा होगा इससे, तो लिख दीजिए डायरेक्ट यहाँ। अतः AB का मान कितना है भाई, √50 AB ना है, मतलब क्या, प्लस AC ग्रेटर देन किससे, BC से, दोनों छोटका छोटका के जोड़िए, और आप इसको कभी भी बराबर 52 नहीं करेंगे, आप वर्गमूल अलग से निकालिए, 50 का अलग निकालिए, 2 का अलग निकालिए, फिर 52 का अलग निकालिए, देखिएगा कि दोनों के जोड़ने पर इससे बराबर आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बराबर नहीं होगा, तो अतः त्रिभुज बनेगा। अतः या इसलिए लिखिए ना, इसलिए ABC एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। और कैसा त्रिभुज है ये आपसे पूछ रहा है, तो सुनिए ना, इसमें तो तीनों में से कोई भुजा बराबर नहीं आया, या फिर 2 भुजा, तो समबाहु समद्विबाहु का ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं, अब लास्ट में बच जाता है समकोण त्रिभुज। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर पर चेक कीजिए है कि नहीं है। देखिए ये भी का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपको है, ये है ना, AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करेंगे आप ना, तो देखिए ना BC के स्क्वायर मिल जाएगा, चेक कीजिए, AB के 50 √50 के स्क्वायर करेंगे आप, √50 के स्क्वायर करेंगे, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे, और √52 का स्क्वायर करेंगे, देखिए ना बराबर आएगा 50 + 2, और ये कितना 52 आया, तो लिखेंगे कि अतः यह समकोण त्रिभुज है। तो ऐसे आपको बनेगा, इसे आप लोग नोट करेंगे। हम लोग अब लेसन को देखते हैं या उदाहरण को। दूसरा प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे, पहला मैं 2 को बना चुके हैं और एक तो आप खुद करेंगे। दूसरा प्रश्नावली के क्वेश्चन में दिया है कि 0 0 36 15 के बीच की दूरी बताएं। आप दूरी कैसे बताएंगे, आप तो पता है, आप एक को A मान लीजिए और दूसरे को B मान लीजिए, 0 0 हो गया और ये 36 15 हो गया, ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान, तो फिर ये भी बराबर क्या लिख दें, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर।
क्या आप सेट करके बना पाएंगे? जी हाँ, आपसे बनेगी। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या ये संरेखी है? अच्छा, आपको संरेखी के लिए हम कोई शर्त शायद नहीं बताए। संरेखी के लिए शर्त देख लीजिए। अगर ABC संरेख है, ध्यान से देखिएगा, तो यदि, या फिर लिख देते हैं कि AB एवं C संरेख होगा, जानते हैं कब? यदि AB, देखते रहिएगा, प्लस BC और बराबर AC। अगर आपको ऐसे निकालते हैं कि AB प्लस BC और बराबर में आपको क्या AC आ जाते हैं, तो फिर वो संरेख होगा। तो इस शर्त को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये वाला, कि कब संरेख होगा। तीनों बराबर होना चाहिए, मैंने दो को जोड़कर AB BC निकालिए, फिर AC निकालिए और बराबर आना चाहिए। एक काम करते हैं, हम AB निकालते हैं भाई। अगर आप AB निकालेंगे तो सूत्र लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप ही बताइए, अगर हम AB की बात करें, इसको भूल जाइए किधर कोई है भी, ठीक है, तो यह x1 या y1 या x2 और या y2 होगा ना जी। तो मान बैठाइए, x2 कितनी है? 2 है, x1 1 है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कितनी है? 3 है, और y1 कितनी है? 5 है होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 कितना होगा? 3 आएगा, 4 होगा ना जी, 2 दूनी का 4 ना, तो 5 आ गया। बढ़िया। इसके बाद में आप क्या कीजिए कि आप BC निकालना शुरू कीजिए। तो BC निकालेंगे तो उसमें भी सूत्र तो एक ही लगेगा बार बार, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, BC अगर आप निकालने चलेंगे तो देखिए, BC में अब इसको रख लीजिए, इसको x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मानेंगे। अब क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। तो मान रखिए, तो x2 के जगह पर क्या लिखे? -2, और x1 के जगह पर क्या लिखे? 2 के होल स्क्वायर, प्लस से y2 कितने हैं? y2 -11 और y1 कितने हैं? 3 है के होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि -4 के स्क्वायर और माइनस कितनी? 14 की स्क्वायर। तो ये आपका 16 हो जाएगा, ये 196 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो हाँ, 4 का 16 प्लस में हो जाएगा ना, माइनस गुना माइनस करके ओवर बता रहे हैं, -4 गुना -4, माइनस माइनस प्लस और 4 का 16 लिखेंगे। तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कुल मिला के 212 हो जाएंगे, 212। अब एक के बार AC निकाल दीजिए, क्योंकि हम इस पर फॉलो कर रहे हैं, ये भी BC निकाल चुका है। अब AC निकालेंगे और जोड़ के देखेंगे बराबर है कि नहीं है। AC निकालिए, AC में मान लीजिए कि ये बीच वाला नहीं है, भूल जाइए। तो ये अगर नहीं होगा तो यह x1 होगा, यह y1 और x2 है y2, तो सूत्र वहीं लगेगा, सूत्र तो वहीं लगेगा। ठीक ठीक। तो अब देखो जी, लिख दिए हम, इसमें ये चारों को चेंज करेंगे। देखिए कैसे, x2 माइनस x1, तो x2 का मान -2 और x1 की मान 1, ठीक। फिर y2 माइनस y1, तो y2 के मान -11 और y1 का मान 5। तो आपको इस तरह से -3 के स्क्वायर और ये जुड़ेगा तो -11 5 16 का स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो 9 और 196 और 196 नहीं, 256 होगा, और आप जोड़ेंगे इसको तो 265 जी, 915, 265 आएगा। आप चेक कीजिए ना अब इस रूल पर, AB और BC को जोड़ के चेक कीजिए AC के बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो AB प्लस BC, AB का मान कितना है? √5, और BC का मान कितना है? √212। ये तो जुड़बे नहीं करेगा, और AC का मान इतना है, मतलब ये कहाँ बराबर है? तो लिखेंगे कि यहाँ AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, बराबर नहीं है तो संरेख नहीं होगा।
अतः ए बी सी संरेख नहीं होगा। संरेख का अर्थ समझ रहे हैं ना, संपाती संरेख नहीं। संरेख के आपको बताए भी होंगे भाई 2 लेसन में, 3 लेसन में। देखिए संरेख का अर्थ होता है कि एक ही रेखा पर कितना भी बिंदु, जैसे अगर एक ही रेखा पर सब बिंदु है तो कहेंगे कि ये संरेख है। और संपाती में कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिंदुएं संरेख होती है, संपाती रेखाएं होती है। अगर एक ही रेखा पर जैसे ये भी है, इसी पर एक और चल जाए, इसी पर एकदम सीधी, तो ये संपाती रेखा कहलाएगी और ये संरेख बिंदु। तो याद रखेंगे संपाती रेखा होती है जो एक ही पर गुजरती है, और संरेख बिंदुएं होती है जो एक ही रेखा पर स्थित होती है। संरेख का नाम ही है एक संरेख, माने एक ही रेखा पर। तो ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। हम एक आध क्वेश्चन और देखते हैं।